हेलो दोस्तों, मैं MM साहिल, राउज IAS देहरादून आपका स्वागत करता हूं। आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे, जो कि सिविल सेवा के लिए एक अत्यंत उपयोगी विषय माना जाता है। दोस्तों, जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो भारत के कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ये ऐसा बदनसीब बादशाह भी रहा जिसके मरने के उपरांत इसके बच्चों के द्वारा इसका क्रियाकलाप नहीं किया गया। अर्थात कहने ये भी कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। समझ रहे होंगे। तो भारतीय इतिहासकार बहादुर शाह प्रथम के विषय में ये लिखते हैं कि उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा उसका क्रियाक्रम करने की बजाय उत्तराधिकार के युद्ध में ताकि सत्ता को प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, इतिहास हमें यह सबक देता है कि सत्ता का नशा एक ऐसा नशा है जो सबसे सर्वोपरि। IAS एक ऐसा ग्लैमर है जिसकी सत्ता हर युवा को अपनी ओर आकर्षित करती, लेकिन जितना आकर्षण IAS के अंतर्गत है उतना ही उसे पाना कठिन भी है। इसके लिए हर प्रकार का त्याग करना, आपको हर समय तत्पर रहना पड़ेगा। इसके लिए कठिन परिश्रम के साथ अध्ययन भी करना पड़ेगा। आइए इसी अध्ययन की कड़ी में अगले मुगल बादशाह हो जाते हैं हमारे जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, जिसमें एक का नाम था जहांदार शाह, दूसरे का नाम था रफी-उस-शान, जहान शाह, अजीम-उस-शान। जैसे ही पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्रियाक्रम करने की बजाय चारों पुत्रों के अंतर्गत उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकार का युद्ध क्या है कि भाई मुगल सिंहासन की गद्दी पर चारों भाइयों में से कौन बैठेगा। इसके लिए जब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो हमारे जहांदार शाह ईरानी दल के नेता जुल्फिकार अली खां की सहायता लेते हैं और जुल्फिकार अली खां की सहायता लेने के उपरांत तीनों ही भाइयों को पराजित करने के उपरांत उनकी हत्या कर दी। मुगल सिंहासन की गद्दी को प्राप्त कर लिया। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जहांदार शाह के द्वारा एक प्रकार से ईरानी दल के नेता जहांदार शाह के सहयोग से मुगल सिंहासन की गद्दी को प्राप्त। जब मुगल सिंहासन की गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं तो ये पहले ऐसे मुगल बादशाह हुए जिसके अंतर्गत कोई स्वतंत्र शासक न होकर अमीर वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्ति की परंपरा पड़ जाती है। अर्थात मुगल शासन के अंतर्गत एक नई नींव पड़ती है कि अमीर वर्ग के सहयोग से सत्ता को प्राप्त करना। ये UPSC के अंतर्गत कई बार सवाल आया कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह हुआ उत्तर मुगल काल में जिसके द्वारा एक तरीके से अमीर वर्ग के सहयोग से सत्ता प्राप्ति की परंपरा पड़ी। तो पहले हमारे बादशाह कौन से हैं? जहांदार शाह। जहांदार शाह के द्वारा एक तरीके से बेकार की सहायता से सत्ता को प्राप्त कर लिया तो उन्हें अपने प्रमुख वजीर का दायित्व दिया गया और वजीर का दायित्व देने के उपरांत जो है अब शासनिक गतिविधियों के अंतर्गत उनकी लापरवाही और अयोग्यता जो है देखने को मिली। अर्थात उन्होंने भी अपने पिता के समान जो है उदारता की नीति को ही अपनाया। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या था कि बहादुर शाह प्रथम के समान जो है उनके पुत्र जहांदार शाह के द्वारा भी सुलह कल की नीति का पालन किया। अब सुलह कुल की नीति पर जब पालन कर दिया गया तो जुल्फिकार अली खां जो एक तरीके से इनका प्रमुख वजीर था, उन्होंने इनके शासनकाल में यानी कि उत्तर मुगल काल में पहली बार इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। यानी कि इजारेदारी प्रथा क्या थी कि अब राजस्व की वसूली जो है
ठेके पर दी जाए। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि इनके शासनकाल के अंतर्गत राजस्व वसूली के अंतर्गत बिचौलियों की भूमिका को प्रमुखता प्रदान कर दी गई। जब बिचौलियों की भूमिका को प्रदान किया गया तो आप जानते हैं कि आज भी यदि बिचौलिए रहें तो उनके हित भी बीच के अंतर्गत आ जाते हैं, जिससे करप्शन आदि का और बोलबाला बढ़ जाता। अब जब इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दे दिया गया तो जुल्फिकार खां भी इनकी जो एक तरीके से प्रमुख सहयोगी थे, उन्होंने भी इनके शासनकाल में शासनिक गतिविधियों से मोहभंग हो गया, जिसके कारण से जुल्फिकार अली खां के द्वारा अपने समस्त शासकीय दायित्व अपने कृपा पात्र व्यक्ति सुभाष चंद्र के हाथों में सौंपे। उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, तमाम सिविल सर्विस एग्जाम और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के अंतर्गत ये सवाल बार बार रिपीट हो कि सुभाष चंद्र को किसके द्वारा शासकीय उत्तरदायित्व प्रदान किए गए। तो हमारा जुल्फिकार अली खां ने अपने समस्त शासकीय उत्तरदायित्व उनके हाथ में, जब इनके द्वारा अपने समस्त शासकीय दायित्व सौंप दिए तो एक तरीके से शासन की बागडोर जो है एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे और जहांदार शाह का कोई एक तरीके से शासनिक गतिविधियों में रुचि, और क्या है जब रुचि नहीं होती थी तो ये विलासिता अयोग्यता के शिकार बने। तो इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी विलासिता और इनकी अयोग्यता ही इनके पतन का क्या है सबसे प्रमुख कारण मानी गई। जब इनकी अयोग्यता और एक प्रकार से विलासिता ही सबसे जो है इनके पतन का जब कारण मानी गई तो ये कहा गया कि मुगल वंश और तैमूर वंश का पहला ऐसा जो है सबसे अयोग्य शासक सिद्ध। ये जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं, ये क्लास आप जो सुन रहे हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ई नोट्स भी देख सकते। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे समुद्र माना जाता है, लेकिन इसके सभी कॉन्सेप्ट क्रमबद्ध तरीके से पढ़े जाएं तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम। आइए इसके उपरांत हम अगले मुगल बादशाह को देखते। जहांदार शाह के विषय में लोग लंपट, मूर्ख उपनाम से भी पुकारते। साथ ही इतिहासकार कंवर खां ने इनके विषय में लिखा है, उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगे और कोने बुलबुल का स्थान ले। इससे बच्चों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राजकीय दायित्व राजघरानों और योग्य व्यक्तियों में होने चाहिए थे वो ना होकर अयोग्य व्यक्तियों में, जिसके कारण से जहांदार शाह के पतन के लिए जो है एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें आगरा का युद्ध। और इस आगरा के युद्ध के अंतर्गत फारुखसियर नामक व्यक्ति ने इन्हें पराजित करने के उपरांत इनकी सत्ता समाप्त हो जाती। जब समाप्त हो जाती है तो एक प्रकार से देखिए कि अगले क्रम में जो हमारे बादशाह आ जाते हैं वो आते हैं। फारुखसियर जो है उत्तर मुगल काल के अंतर्गत जो है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह के बाद अगला आ जाता है हमारा फारुखसियर ने 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक भारत का विशाल साम्राज्य का क्या है शासन। जब शासन किया तो शासन करने से पूर्व ये बिहार के सूबेदार था और इनके पिता की हत्या जहांदार शाह के द्वारा, फारुखसियर के द्वारा खोए हुए आत्मसम्मान और खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के लिए भारतीय अमीर वर्ग का सहयोग प्राप्त। जब भारतीय अमीर वर्ग का सहयोग प्राप्त किया गया तो इस अमीर वर्ग में सैयद बंधु। तो आइए हम अध्ययन करते हैं किसके, फारुखसियर के द्वारा एक आगरा का युद्ध लड़ा गया। जब आगरा का युद्ध लड़ा गया तो आगरा का युद्ध फारुखसियर बनाम जहांदार शाह के बीच हुआ। जब ये युद्ध लड़ा गया तो फारुखसियर के द्वारा भारतीय राजनीतिक दल के व्यक्ति सैयद बंधु, यानी कि सैयद बंधु के अंतर्गत क्या था, अब्दुल्ला खां वारा, हुसैन अली वारा। जब भारतीय राजनीतिक दलों के नेता सैयद बंधु यानी कि अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां का सहयोग प्राप्त और जहांदार शाह को पराजित करते हुए उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार
हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधुओं के सहयोग से फारूक सियर के द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त, जब दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर लिया गया तो दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने में जिन सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण योगदान, उनको बड़े बड़े दायित्व मुगल साम्राज्य के अंतर्गत दिए गए। और जो मुगल सिंहासन के अंतर्गत दिए गए तो अब्दुल्ला खां जो कि इलाहाबाद का सूबेदार होता था, उसे इलाहाबाद के सूबेदार से पदोन्नत करते हुए वजीर का पद दिया। साथ ही उन्हें उपाधि प्रदान की गई कुतुबुल मुल्क। तो एक तो दोस्तों हमारे फारूक सियर के द्वारा अब्दुल्ला खां को वजीर की उपाधि दी गई, दूसरा जो है उपाधि दी गई कौन सा, कुतुबुल मुल्क। उसी प्रकार हुसैन अली खां जो पूर्व में पटना का सूबेदार होता, इन्हें बख्शी पद प्रदान कर दिया। यानी कि बख्शी पद क्या है, सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी। साथ ही अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान कर दी। अब ये सवाल हमारे विभिन्न प्रकार के पीसीएस परीक्षाओं और एक तरीके से यूपीएससी के अंतर्गत कई बार पूछे गए हैं कि भाई इन दोनों भाइयों की कौन सी उपाधि थी। तो एक की उपाधि कुतुबुल मुल्क और दूसरे की उपाधि अमीर उल उमरा थी। अब देखिए ये भी यूपी पीसीएस और राजस्थान में कई बार सवाल आ चुका है कि अब्दुल्ला खां जो है वजीर बनने से पूर्व किस राज्य या किस सूबे का सूबेदार था। तो हमें यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इलाहाबाद का सूबेदार। उत्तराखंड पीसीएस में भी यह सवाल पूछा जा चुका है कि हुसैन अली खां किस का सूबेदार था, तो पटना का। आइए आगे देखते हैं। जब सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल सिंहासन की सत्ता को प्राप्त कर लिया गया और इन्हें बड़े बड़े दायित्व दे दिए गए, तो सैयद बंधुओं के द्वारा भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विकास हुआ। इस क्रम के अंतर्गत सैयद बंधुओं के द्वारा अनेक मुगल बादशाहों को गद्दी पर नियुक्त और हटाने में प्रमुख योगदान दिया, जिस कारण से भारतीय इतिहास के अंतर्गत सैयद बंधु किंग मेकर या निर्माता के रूप में जाने